बंजर भूमि, दशकों पहले यह शब्द सुनते ही रेगिस्तान और सूखे इलाकों का दृश्य हमारे सामने आ जाता था। साथ ही घास के मैदान और नम भूमि को भी अनुपजाऊ मानकर बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड्स घोषित कर दिया जाता था। पर आज हम जानते हैं कि असल में ये क्षेत्र बेकार नहीं, बल्कि एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। आमतौर पर जब हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सोचते हैं तो ये हम वनों के बारे में ही सोचते हैं। हरे भरे वन, विशाल पेड़, वन्य जीवन, जलाशय जो हमारी पृथ्वी को जीवंत बनाए रखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि विश्व में वनों के अलावा भी कई अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। पृथ्वी का लगभग 1/4 भूमि पर रेगिस्तान का हिस्सा है, घास के मैदान हैं और दलदली क्षेत्र हैं जो अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में कहीं अधिक जीव जंतुओं का आश्रय है। इन्हें संरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही है मिशन लाइफ का मार्गदर्शन। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की सीख देकर धरती के पुकार के इस एपिसोड में उन पारिस्थितिकी तंत्रों पर नज़र डाली गई है जिन्हें अक्सर बंजर भूमि कहा जाता है। भारत अद्भुत विविधता, विशाल पहाड़ों, हरे भरे वनों और विस्तृत समुद्र तटों की भूमि है। उत्तर की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण की सुनहरी धूप वाले समुद्री तटों तक भारत का भूगोल ऐसी ही विषमताओं का मिला जुला रूप है। भारत का कुल भू क्षेत्रफल लगभग 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर है और ये विश्व के क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। इसमें से लगभग 5 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि को बंजर भूमि मानकर मानव निवास या उपयोग के लिए अनुपयुक्त माना गया है। भूमि के ऐसे बड़े हिस्से जैसे घास के मैदान, रेगिस्तान, चट्टानी इलाके और रेत के टीले जो आमतौर पर बेकार क्षेत्र माने जाते थे, बंजर भूमि कहलाते थे। बंजर भूमि शब्द औपनिवेशिक काल में सामने आया जब ब्रिटिश शासक भारत के भू क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर रहे थे। साझी भूमि आमतौर पर चरागाह आदि के तौर पर उपयोग होती थी और गांवों के स्वामित्व में होती थी। ब्रिटिश शासकों को ये भूमि आर्थिक रूप से अलाभकारी लगी और इस प्रकार उन्होंने इसे बंजर भूमि का नाम दे दिया। इस भूमि से लाभ कमाने के लिए इसे लकड़ी या चाय के बागानों या कृषि उपयोग के लिए सौंप दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश का एक बंजर भूमि एटलस तैयार किया है जिसमें बंजर भूमि को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जल भराव वाले क्षेत्र और तलदल, बर्फ के नीचे पहाड़, सवाना घास के मैदान और चरागाह भूमि, रेगिस्तान, रेत के टीले, चट्टानी इलाके और पठार, ये सभी क्षेत्र कई जीवों और पक्षियों के लिए मुख्य आवास हैं और भूमिगत जल के पुनर्भरण एवं जल सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी हैं। पर अफसोस की बात है कि इन क्षेत्रों को बंजर भूमि मानकर उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे उनसे मिलने वाली प्राकृतिक सेवाएं भी नष्ट हो रही हैं। जैसे बर्फ के नीचे के पहाड़ों को बंजर भूमि नहीं माना जा सकता, हमारी अधिकतर प्रमुख नदियां यहीं से निकलती हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर समुदाय इन क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। हमारी 18% से अधिक आबादी, स्थानीय समुदाय और खानाबदोश चरवाहे आजीविका के लिए इन्हीं क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। सरकार सूखे के प्रभाव को कम करने और इन लोगों की आजीविका में सुधार के लिए बहुत से कदम उठा रही है। भारत सरकार नए UNCCD 2018-2030 रणनीतिक फ्रेमवर्क में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ये एक सर्वाधिक वैश्विक प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यानी LDN हासिल करना है ताकि अनुपयोगी मानी जाने वाली भूमि की उत्पादकता को बहाल किया जा सके।
माननीय प्रधानमंत्री ने भूमि के महत्व को समझते हुए UNCCD शिखर सम्मेलन में हस्तक्षेप करके कई धारणाओं को बदला है। We in India have always given importance to land. In Indian culture, the earth is held as sacred and treated as a mother. घास के मैदान जटिल और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं और ये पृथ्वी की सतह के लगभग 54% हिस्से में फैले हैं। भारत में कई विभिन्न प्रकार के घास के मैदान हैं। ये मैदान तराई से शुरू होकर गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में उगने वाली लंबी घास से लेकर जंगलों के बीच स्थित मध्य भारत के घास के मैदानों तक फैले हैं। यही घास के मैदान पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में, शोला घास के मैदान से उष्णकटिबंधीय सवाना के सूखे घास के मैदान कच्छ के बन्नी तक मिलते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदानी क्षेत्रों का केवल 2% ही संरक्षित है। गुजरात के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बन्नी घास के मैदान को सरकार ने एक रिजर्व का दर्जा दिया। ये इलाका एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है और सिंधु नदी के तलछट जमाव से बना है। बन्नी घास के मैदान कच्छ के रण के दलदली नमक क्षेत्र के दक्षिणी किनारे पर शुरू होते हैं और लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ घास की 40 अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ खारे पानी के अनुकूल ढल चुकी हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र स्थानीय समुदायों के लिए उपयुक्त है, जो अपने पशुओं को चराने के लिए इस इलाके पर निर्भर हैं। मॉनसून के दौरान यहाँ कई दलदली क्षेत्र भी बन जाते हैं। उस समय ये इलाके फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों को आकर्षित करते हैं। चिंकारा, ब्लैकबक, गोल्डन जैकल, भारतीय भेड़िया और रेगिस्तानी लोमड़ी जैसी कई अन्य प्रजातियां भी यहां पाई जाती हैं। मिट्टी में लवण की मात्रा जब अधिक हो गई तो उसको काबू में करने के लिए 1950 के दशक में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक एक आक्रामक किस्म को घास के मैदान में लगाया गया था। स्थानीय रूप से पागल बबूल कहलाने वाली ये प्रजाति घास के मैदान पर फैलकर जहां तहां बढ़ने लगी। प्रोसोपिस, जो 1997 में बन्नी घास के मैदान के लगभग 6% हिस्से पर ही था, बढ़ता हुआ 2015 में 54% हो गया और लवणता का स्तर अब हर वर्ष 80 किलोमीटर की दर से बढ़ रहा है। बन्नी मालधारी नामक चरागाही समुदायों का भी क्षेत्र है और वो अपने जीवन यापन के लिए अपने पशुधन पर निर्भर है। लेकिन बबूल की इस प्रजाति के आने से पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल गई। धारणा यह थी कि प्रोसोपिस मिट्टी का खारापन कम कर देगा, लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। इस बबूल ने मिट्टी को और अधिक खारा बनाना शुरू कर दिया। इसने सारा भूमिगत जल सोखना शुरू कर दिया और मिट्टी की गुणवत्ता कम होने लगी। अब डर यह है कि कच्छ मरुस्थलीकरण की ओर जा रहा है और ये एक चिंता का विषय है। गुजरात पारिस्थितिकी आयोग, जो गुजरात सरकार के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जिसने 1995 में राज्य के उत्तरी कच्छ जिले में बन्नी के लिए एक पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अत्यधिक चराई, पेड़ प्रजातियों के आक्रमण और लवणीकरण जैसी समस्याओं के कारण खराब हुई भूमि का सुधार किया जाना, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त सहजीवन ट्रस्ट नामक संस्था स्थानीय हितधारकों के साथ काम कर रही है, ताकि परिदृश्य में घास की देशी प्रजातियों को फिर से लगाया जा सके। घास के मैदानों में पारिस्थितिक बदलाव होने के बावजूद इस क्षेत्र में लगाई गई डेयरियों ने
स्थानीय समुदायों के लिए नई उम्मीद जगाई है, क्योंकि ये उनके जीवन यापन में सहायक होता है। इस कार्य के कारण बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन का गठन भी हुआ। कच्छ का लगभग 80% हिस्सा साझी भूमि के अंतर्गत आता है। इस भूमि को मालधारी, मछुआरे और नमक का काम करने वाले श्रमिक के समुदाय पारंपरिक रूप से कमाई के लिए इस्तेमाल करते रहे। वैज्ञानिक अब इन घास के मैदानों के कई पारिस्थितिकीय पहलुओं पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इस क्षेत्र में नई जानकारी जुटाना है, जिससे सबको लाभ होगा और इस भूमि के संरक्षण में मदद मिलेगी। कच्छ और राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क घास के मैदानों पर कुछ समय से नया खतरा मंडराने लगा है। इन घास के मैदानों के बड़े क्षेत्रों को अवैध अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब सक्रिय रूप से इन अवैध परियोजनाओं को समाप्त कर रही है और पारिस्थितिकीय महत्व के इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। ऐसा ही एक उदाहरण राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB और प्रवासी पक्षी का भी घर है। 40,000 पक्षी इस सुदूर रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं। भारत में 4 प्रकार की बस्टर्ड प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से GIB भारत का स्थानिक पक्षी है। इस पक्षी की अधिकांश आबादी राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। वन विभाग ने गोडावण सामुदायिक संरक्षण परियोजना शुरू की। इस परियोजना में स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पक्षी के पर्यावासों की निगरानी भी करते हैं और उस वैज्ञानिक समुदाय को भी सूचित करते हैं जो इस पर्यावास में पक्षी पर जानकारी जुटा रहे हैं। GIB और उसके पर्यावास के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी गांव के लोग हैं। इस अनछुए परिदृश्य की सुरक्षा के लिए हमें भरपूर प्रयास करने होंगे। बंजर भूमि के संरक्षण करने से बहुत सी दुर्लभ प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास मिलता है। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो इस इकोसिस्टम के अनुकूल ढल गई हैं। सरकार के प्रयासों से ऐसी बंजर भूमि के आसपास रहने वाले समुदायों की आजीविका में भी सुधार हो रहे हैं। आज देश में 1% से भी कम घास के मैदान संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। इन्हें बढ़ाना और संरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। दक्कन में पुणे से लगभग 40 किलोमीटर दूर ससवाड़ घास का मैदान है। लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इन घास के मैदानों को कभी अर्ध शुष्क बंजर भूमि कहा जाता था और इन्हें अक्सर डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये घास के मैदान विभिन्न प्रकार की प्रजातियों जैसे धारीदार लकड़बग्घा, लोमड़ी, चिंकारा, कई पक्षियों और घास के मैदानों के मुख्य शिकारी भारतीय ग्रे वुल्फ का क्षेत्र है। इंडियन वुल्फ यानी भारतीय भेड़िया भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है, लेकिन आमतौर पर यह संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाया जाता है। भेड़िए की आबादी पर अध्ययन करने और उसे संरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एक विशेष परियोजना चलाई जा रही है। इसमें घास के मैदानों में भारतीय ग्रे वुल्फ पर कॉलर लगाकर उसकी आबादी पर नजर रखी जाएगी। वैज्ञानिक कई नए तरीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि उनकी आवाज के माध्यम से उनकी पहचान करना और कैमरा ट्रैपिंग से निगरानी करना। इससे आने वाले वर्षों में इन घास के मैदानों और उनमें रहने वाले जीवों के प्रति बेहतर समझ विकसित होगी। सासवाड़ घास के मैदान धनगढ़ समुदायों का घर हैं, जो पशुओं को चराने के लिए इन मैदानों का उपयोग करते हैं और भेड़िए जैसे जीव उनके जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन ये घास के मैदान अब
अत्यधिक चराई का सामना कर रहे हैं और इनके कुछ हिस्से व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी बेचे जा रहे हैं। लेकिन कभी-कभी पारिस्थितिकी के लिए सबसे बड़ा खतरा कृषि हो जाती है। इस धारणा के कारण कि कृषि का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, देश भर में घास के मैदानों के कई हिस्सों का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। भारत के इन सुदृढ़ घास के मैदानों की अद्भुत जैव विविधता और गतिशील पारिस्थितिकी को उजागर करना बहुत ही आवश्यक है। हमें घास के मैदानों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनके महत्व को समझने तथा उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में अपना योगदान देना होगा, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए भी ये धरोहर सुरक्षित रहे। जीवित रहने के लिए हम सभी को पर्यावरण की आवश्यकता है। हमारे जंगल और प्राकृतिक संसाधन हम सबके जीवन का पोषण करते हैं, एक अटूट हिस्सा हैं। आपने देखा, जैसे कभी बंजर भूमि को व्यर्थ माना जाता था, वो जीवन से भरपूर हैं। इन्हें संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, और इसके लिए हम सबके सहयोग की ज़रूरत है। अगर हम सब पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं, अपनी आदतों में छोटे बदलाव भी लाएं, जल का उपयोग सोच समझ के करें, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण शुरू कर दें, तो बदलाव संभव है। यही है ध्येय मिशन लाइफ का। हमें उम्मीद है कि धरती करे पुकार का यह एपिसोड हमारी पृथ्वी के इन अनोखे पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्व को सामने लाया होगा आपके, और आप सबके साथ साझा भी करेंगे, और आपकी मदद से एक बदलाव आ सकता है। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने अपने सुझाव और विचार हमें लिख भेजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और एपिसोड लेकर। और अब आ गया है समय